बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की। मैं हूं सौरभ शर्मा, आपके साथ हमारे मेहमान अजीत द्विवेदी जी, विजय त्रिवेदी जी, राकेश शुक्ला जी, समीर चौगांवकर जी। मैं खबर आपको एक आगे बताने वाला था, पहले शुरुआत में बताता हूं। मतलब मुझे थोड़ा अजीब सी बात लगी, अगर हमारे पैनलिस्ट भी सहमत हो। इकोनॉमिस्ट एक मैगजीन है, सब जानते हैं, दुनिया की बड़ी प्रतिष्ठित मैगजीन है वो। अब उसके अंदर 21 जनवरी 22 जनवरी 2 दिन लगातार नरेंद्र मोदी पे 2 आर्टिकल लिखे गए हैं सर। उसके बाद मैं आगे करूंगा, लेकिन उसका जो जिस्ट था एक आर्टिकल का, वो जिस्ट ये था कि नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप को हैंडल किया, ये बहुत से दुनिया के देशों के लिए एक सबक है कि आप कैसे एक हेजेमोनिक पावर के सामने टिके रहे, और आपको वो कोई नुकसान पहुंचा भी रहा है तो आप उसको जरिए कैसे ढूंढे दुनिया में उस नुकसान को ऑफसेट करने के लिए। एक बात तो ये। और फिर उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी ने जिस काम एंड कूल तरीके से डोनाल्ड ट्रंप के सारे टैंट्रम्स सहे, रिएक्ट भी नहीं किया बार बार हर बात पर, और उसका नतीजा आज यह है कि भारत एक बेहतर परिस्थिति में अपने आप को पा रहा है उन देशों की तुलना में जो या तो शुरुआत में ही डोनाल्ड ट्रंप के सामने बिल्कुल झुक गए, या जिन्होंने उनकी हर बात पर रिएक्ट करके उनको अपना बैरी बना लिया। दोनों ही बातें। तो उसमें से जो एक कैटेगरी, उसमें पाकिस्तान आता है, जो अमेरिका के सामने यूं बिच किया कि अब कुछ लोग कहने लगे कि ये चाइना जैसा अमेरिका ने उसको एक कॉलोनी बना लिया है अपना। अब ये बोर्ड ऑफ पीस में गया था, हम सब ने बहुत बार बात की कि इसका रिएक्शन पाकिस्तान में बहुत बुरा होगा, मारकाट भी मचने वाली है, ऐसा भी लोगों को वहां पर लगता है। तो मैं एक बयान आपको सुना रहा हूं, 1-2 बयान इसके ऊपर, पाकिस्तान के ही लोग कैसे रिएक्ट कर रहे हैं। हामिद मीर इनके एक जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने अपने एक पॉडकास्ट में बताया कि मैं पार्लियामेंट गया हुआ था, मुझे पार्लियामेंट में एक सरकारी मुलाजिम ने आकर के कहा कि सर एक बात बताइए कि अगर ये काम इमरान खान ने कर दिया होता, ये बोर्ड ऑफ पीस में जाने वाला अमेरिका और इजराइल के साथ, तो क्या होता। तो मैंने कहा तमाशा। उन्होंने कहा कि हंगामा हो जाता। बिल्कुल। तो उन्होंने कहा कि सर फिर इजराइल का एजेंट किसको कहना चाहिए। दफा करना हुकूमत के लिए काफ़ी मुश्किल हो रहा है और इस पे लोगों में काफ़ी बेचैनी पाई जाती है। आप इसको माने या ना माने, और लोग जो है वो अब एक सवाल पूछ रहे हैं, मुझसे भी पूछा गया। पार्लियामेंट हाउस से निकल रहा था तो एक पार्लियामेंट हाउस का एम्प्लॉय, मुलाजम, बड़ा पुराना मुलाजम है, वो आया चुपके से मुझे कान में पूछता है, ये बताएं साहब जी कि अगर ये जो गजा का फैसला जो कि शहबाज शरीफ ने किया है कल ट्रंप के साथ बैठ के, अगर ऐसा फैसला खान साहब करते तो फिर क्या होता। मैंने एक सेकंड के लिए उनकी तरफ देखा, वो उम्र में काफ़ी बड़े। मैं कहा बुजुर्गो तूफान आ जाता। तो उन्होंने कहा फिर ये बताएं कि इसराइल का एजेंट कौन हुआ। मैं कहा नहीं ऐसी बात ना करें, ये इस फैसले की बुनियाद पे हम इसराइल का एजेंट होने या ना होने का फैसला नहीं कर सकते। इमरान खान ने भी इसराइल को तस्लीम करने से इनकार किया था, शहबाज शरीफ ने भी इनकार किया। उन्होंने कहा नहीं, आप पूछ लें, जिस किसी से मर्जी पूछ लें, आप जितने भी लोग हैं यहाँ पे पूछ लें, 10 आदमी से पूछ लें मेरे साथ चल, हर बंदा जो है नाराज है इस फैसले। ये आपने गलती की है, इसको माने या ना माने, इसको आप डिफेंड करते रहें, करें डिफेंड इसको। ये डिफेंडेबल नहीं है, इसका दफा मुमकिन नहीं है इस फैसले का। और पहले भी ट्रंप ने आपको धोखा दिया, आपने उसको नोबेल पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट किया, उसने ईरान पर हमला कर दिया। आइंदा भी गजा के नाम पर भी यही होगा। वो कह रहे हैं इस फैसले को डिफेंड करना मुमकिन नहीं है, और इसलिए हमने कल आपको बताया था कि वहां की फौज ने बड़ी चालाकी दिखाते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि ये सारे फैसले तो सरकार के फैसले हैं, हमारा फैसला नहीं था। मतलब ये हम जो सरकार ने कहा हमने भी कर लिया, हमने भी मान लिया। अब एक और सीनियर जर्नलिस्ट की बात सुनिए, उनसे पूछ लिया एंकर ने कि साहब बताइए इसका फ्यूचर क्या है, जो बोर्ड ऑफ पीस। कोई फ्यूचर नहीं है, जब तक डोनाल्ड ट्रंप है तब तक ये बोर्ड है, जब डोनाल्ड ट्रंप चला जाएगा तो ये खत्म हो जाएगा। फिर जब तक डोनाल्ड ट्रंप है तब तक ये बोर्ड ऑफ पीस क्या करेगा। उन्होंने कहा ये बोर्ड ऑफ पीस में जितने लोग बैठे हुए हैं इनको कुछ हवा भी नहीं लगने वाली, वहां क्या काम होना है। अमेरिका और इजराइल, ट्रंप और नेतन्याहू मिलकर तय करेंगे, वो सारे फैसले करेंगे, और ये आपस में एक दूसरे का मुंह देखते रहेंगे। हमसे तो किसी ने पूछा ही नहीं। तब ये बोर्ड ऑफ पीस कितना एफिशिएंट और इफेक्टिव होगा? कुछ भी नहीं होगा। ये डोनाल्ड ट्रंप ने सिर्फ इसको अपनी शोहरत के लिए ये किया है। फिर मीटिंग शीटिंग करेंगे, उसके बाद भूल जाएंगे। और एक्चुअली फैसला क्या होगा जो इसराइल और डोनाल्ड ट्रंप फैसला करते हैं वो होगा। ये जो बाकी बोर्ड मेंबर्स हैं इनको तो बुलाएंगे भी नहीं। अच्छा। एक उसने एक कमेटी बना ली है जिससे सारा काम करेगा। सर्कुलर भेज दिया जाएगा कैबिनेट मीटिंग की तरह। हाँ बिल्कुल, कि जी वो अगले महीने बोर्ड की मीटिंग होगी तो बोर्ड के साथ डिस्कस ही कुछ नहीं होना और खुद ही फैसले होने हैं। वो एक जो इसने एग्जीक्यूटिव कमेटी बना दी है जिसके अंदर सारे अमेरिकन डाल दिए और वो ये फैसला करेंगे, रूबी और ये लोग सब, और कर करके अनाउंस कर देंगे। और ये जो बाकी लोग हैं वो कहेंगे हमें तो पूछा ही नहीं गया, और ऐसे ही काम चलता रहेगा। हमें तो पूछा ही नहीं गया, हमें तो पूछा ही नहीं गया, हमें तो पूछा ही नहीं गया। सब बैठे रहेंगे और कहेंगे हमें तो पूछा ही नहीं गया, हम तो नहीं, हमें तो पूछा ही नहीं, हमें तो पूछा ही नहीं। इजरायली करेगा, 1-2 और मुल्क ले लेगा साथ जिनकी वो फोर्स कहेगा नहीं ये तो पीछे है, आगे इजरायली होंगे, इजरायली फोर्स होगी, या खुद अमेरिकन सोल्जर्स भी ये भेज सकता है वहां डू दिस। सर साहब, तो इस बोर्ड ऑफ पीस की मुद्दत आप प्रेसिडेंट ट्रंप की मुद्दत तक समझते हैं, उसके बाद भी इसका दायरा वसी हो सकता है? और एक पैरेलल बिल्कुल, जिस दिन ट्रंप गया उस दिन बोर्ड ऑफ पीस भी गया, कोलैप्स कर गया। हां एब्सोल्युटली। इससे कोई प्रोडक्टिव किस्म का फैसला इस बोर्ड ऑफ पीस से नहीं होगा। अब ये बातें आपको सुनाने का मकसद पाकिस्तान में जो हो रहा है वो तो अलग बात है, इसमें हमारे लिए जो, क्योंकि हमें इसका जवाब अभी देना है या हमें नहीं देना, ये तय करना है कि हम जवाब भी नहीं देंगे। जो भी है इसका लेसन क्या है, ये वो उस देश के लोग बात कर रहे हैं, पढ़े लिखे लोग, जो फैसला कर चुका उस बोर्ड में जाने का।
तो वो उनके देश में वो तो 99.9% चलिए मुस्लिम आबादी वाला ऑलमोस्ट मुल्क हो गया 99% वाला, तो उनके यहाँ पर रिएक्शन जो आएगा वो बहुत बड़ा रिएक्शन आएगा, इसलिए वही कह रहे हैं कि इसको डिफेंड नहीं किया जा सकता। हमारे यहाँ पर शायद सरकार को इस बात की परवाह तो नहीं होगी कि गाजा को लेकर के भारत के मुसलमान का रिएक्शन क्या होगा, सबको मालूम है वो क्या रिएक्शन होगा, वो भी नाराज होंगे। लेकिन शायद अब सरकार अगर कोई फैसला करेगी तो उसमें कोई बहुत बड़ा फैक्टर होगा, मैं ऐसा नहीं समझता। वो फैक्टर दूसरे जो बात उन्होंने कही कि वहां किसी और का कोई रोल ही नहीं है, वहां जो करना है उन्हीं लोगों को करना है, ट्रंप को ही करना है, और ट्रंप के जाने के बाद इसका कोई वजूद नहीं है, वो पैसा आपसे अलग मांग रहा है वो, तो ऐसी जगह जाने का मतलब क्या? तो दूसरों समझदार आदमी वो है ना सर जो दूसरे को ठोकर खाते देखे तो पता लगे गड्ढा यहाँ पे है। नजम सेठी साहब ने जो दोनों बातें की ना वो दोनों बातें महत्वपूर्ण भी हैं और सही भी है। कि एक तो ये कि वो बोर्ड ऑफ पीस का कोई मायने नहीं है जब तक ट्रंप साहब हैं, वो ठीक है, जिस दिन ट्रंप साहब गए उस दिन शटर गिर गया उसका, पूरी दुकान का, दुकान जैसा ही है, वो अपना अपना पैसा लगाइए। और दूसरा वहाँ पर कोई दूसरे आदमी का कोई मायने नहीं है। नेतन्याहू भी इसलिए कि वो केवल गाजा का मसला हो तो सीधे गाजा का मामला, इसलिए बाकी ट्रंप साहब ही जो तय करेंगे वही होगा। और भारत ने इस पर अभी कोई रुख नहीं रखा, तो जो नहीं रुख रखा उसको हमने देखा। अभी आपने इकोनॉमिक्स का चर्चा की कि टैरिफ डील के बाद भी भारत एक चुपचाप तरीके से अपने काम पर लगा रहा। तो इस संकट को भी, इसको संकट भी देख लिया यदि डिप्लोमेटिक क्राइसिस के तौर पर कि भाई ट्रंप साहब बहुत अपना वो करें, तो उससे मुझे लगता है कि निकल जाएगा और भारत सोच समझकर इस पर काम करेगा। यदि कोई शामिल होने की बात आई तो वो अपनी भूमिका तय करके इस पर काम करेगा कि भाई इस बोर्ड ऑफ पीस में हमारी क्या भूमिका होगी। क्योंकि एक तो भारत को यही जरूरी है कि अभी जो पुरानी व्यवस्था है हमारी, जो ट्रंप साहब की बोर्ड ऑफ पीस जैसी नहीं है, यूएन वाली, उसमें ही भारत की भागीदारी नहीं हुई है। तो जो 140 करोड़ लोगों के यदि कोई भागीदारी होनी और ये नया सिस्टम आप खड़ा ही करना चाहते हो तो उसमें हमारी भूमिका तय होनी चाहिए। काम क्या करोगे पहले ये तो बताओ। जैसे इटली और जर्मनी का रिएक्शन में देख रहा था, वो लोग अभी कुछ करना ही नहीं, समझ के बोल रहे हैं ट्रंप के खिलाफ। उन्होंने सीधे मना नहीं कर दिया, स्पेन ने जैसे सीधे मना कर दिया कि हम नहीं जाएंगे, यूएन है तो हमें किसी और बॉडी की जरूरत नहीं है। उन्होंने थोड़ा इसको समझदारी से हैंडल करते हुए कहा कि हमारे अंदर कानूनी अड़चने हैं, हम यूएन के साथ कमिटेड हैं, तो हम और पैरेलल संगठन कैसे, हमें देखना पड़ेगा कि हम कैसे किसी और बॉडी के साथ जुड़ सकते हैं। गोलमोल करके लगभग ना कर दिया है अभी उन्होंने इस तरीके से। लेकिन मुझे जो सबसे मजेदार बात लगी इनके यहाँ बोर्ड ऑफ पीस को लेकर, एक आदमी ने मतलब कि कल्पना की उड़ान जैसे होती है, एक ने कहा कि हमें जाना चाहिए, हमने अच्छा किया और वहां जाएंगे और हम वहां कश्मीर की बात करेंगे, हम वहां कश्मीर का मुद्दा उठाएंगे डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू के सामने, हम कश्मीर का मुद्दा उठाएंगे, इतने सारे मुस्लिम देश वहां पर किस लिए गए हैं। तो पूछा एंकर ने कि अच्छा आप वहां मुस्लिम, जी एंकर बोल रहा था, तो किसी ने कहा कि अच्छा वो आपको उठाने नहीं देगा तो आप क्या करेंगे, आप मुद्दा नहीं, मना कर दिया नहीं यहाँ इस फोरम पे नहीं, तो उन्होंने कहा हम उठ के आ जाएंगे वहां से वापस। तो बड़ा मजेदार जवाब दिया। जो लोग खुद को वहां जाने से नहीं रोक पाए वो वहां से उठ के आ जाएंगे, इतनी औकात है आपकी। सुनिए। जो अपने आप को वहां पर जाने से नहीं रोक सके वो उठ के वहां से आ जाएंगे। अच्छा, जहां तक इस चीज का ताल्लुक है, मुशाहिद साहब ने भी कहा, दीगर और जगहों पे भी जिक्र हुआ कि मुसलमान ममालिक जो हैं वो 8 शामिल हो गए हैं इसमें, और क्योंकि अब मुसलमान ममालिक शामिल हो गए हैं तो ये हमारे लिए भी एक जस्टिफिकेशन है वहां पर उसमें बोर्ड ऑफ पीस में शामिल होने के लिए। तो वो अल्लामा साहब ने बहुत पहले फरमा दिया था कि बुझी इश्क की आग अंधेर है, ये मुसलमान नहीं राख का एक ढेर है। ये कौन से अल्लामा साहब हैं? अल्लामा इकबाल साहब। अब सूरत हाल ये है कि आप उन मुस्लिम ममालिक, उन बादशाहतों के ऊपर रिलाय कर रहे हैं कि जिस वक्त 70,000 मुसलमान वहां पर शहीद कर दिया गया, दिन दहाड़े जेनोसाइड हो गया, वो उंगली भी नहीं हिला सके। आज हम ये तहवील पेश कर रहे हैं, ये जस्टिफिकेशन दे रहे हैं कि क्योंकि वो मुल्क शामिल हो गए तो हमें भी शामिल हो जाना चाहिए। लेकिन ये सारे इनमें से बेशतर वो ममालिक हैं कि जिनके अंदर हामिद साहब इतनी हिम्मत भी नहीं हुई, इन्होंने इजराइल को रिकॉग्नाइज कर रखा है, इन मुसलमान ममालिक ने। ये इन्होंने जो बात कही ना, ये मैं कहता हूं जो हमारे देश में भी प्रदर्शन होते हैं गाजा को लेकर सपोर्ट में हो, ये क्यों नहीं होते मुसलमान देशों के खिलाफ कि तुम लोग क्या कर रहे हो गाजा के लिए। उनके ऊपर दबाव बनाया ना, वो पाकिस्तान में आदमी बैठ के कम से कम बोल तो रहा है कि आप उन मुस्लिम देशों की शह पर, 8 मुसलमान देशों ने चिट्ठी लिखी थी, इसमें एक पाकिस्तान था, और ऐलान किया था कि हम बोर्ड ऑफ पीस ज्वाइन कर रहे हैं। उन्होंने कहा आप उनकी शह पर ये काम कर रहे हो जो वहां लाखों गाजा में लोग मर गए इतने सालों में, और अभी 1 लाख लोग तो अभी अभी मर गए पिछले 2 साल 2.5 साल में। वो उनके लिए जिसने चू नहीं की, एक आदमी की मदद के लिए उसको अपने देश में आने का शरणार्थी का दर्जा नहीं दिया, उन लोगों की शह पर आप गाजा में जा रहे हैं और अपने यहाँ लोगों जो आपके लोग आपकी गर्दनें पकड़ेंगे, उनके लिए आपने काम किया। समीर जी देखिए, बोर्ड ऑफ पीस को लेकर कह रहे हैं कि भाई अगर पाकिस्तान की बात नहीं मानी जाएगी तो पाकिस्तान वहाँ से उठ के आ जाएगा। भाई ये तो वो देश है कि इसके देश के प्रधानमंत्री जब व्हाइट हाउस मिलने जाते हैं और वहाँ 1 घंटा इंतजार कराया जाता है,
मिलते नहीं है तब तो वो उठ के आने की हिम्मत नहीं करते कि मुझे इंतजार कराया, मैं लौट के आ रहा हूं। तो पाकिस्तान की हैसियत क्या? और देखिए, बोर्ड ऑफ पीस कोई बहुत लंबे समय तक सस्टेन करने नहीं वाला। ये कहा जा रहा है कि जब तक ट्रंप राष्ट्रपति है तब तक है, उसके बाद ट्रंप हट जाएंगे। मुझे लगता है कि ट्रंप के राष्ट्रपति रहते ही बोर्ड ऑफ पीस लगभग खत्म हो जाएगा, क्योंकि वहां सिर्फ दो ही लोगों को देशों को निर्णय करना है, एक इजराइल करेगा और दूसरा अमेरिका करेगा। बाकी सब वहां कठपुतली है, उनकी सिर्फ उपस्थिति है वहां पर। तो मुझे लग रहा है कि सिर्फ दो देश निर्णय करेंगे, और जिस तरीके से भारत ने दूरी बना ली है, ब्रिटेन ने मना कर दिया, फ्रांस उसमें जा नहीं रहा है, तो ये 8 मुस्लिम देश और जो बाकी जो कठपुतली है अमेरिका की, वो वहां बैठकर कोई बहुत बड़ी भूमिका निभाएंगे नहीं। और बोर्ड ऑफ पीस क्या अस्तित्व करेगा? कल ट्रंप साहब राष्ट्रपति नहीं रहेंगे तो अमेरिका तो वैसे ही इससे बाहर हो जाएगा। तो इजराइल और अमेरिका मिलकर जो वहां कर रहे हैं, मुझे लग रहा है वही अंतिम सत्य वहां पर होने वाला है। और पाकिस्तान जो वहां पर चला गया है अमेरिका की मजबूरी के कारण, अपने देश में उसका जो हाल होने वाला है, आसिम मुनीर का होगा, शहबाज शरीफ का होगा। और ये जो कह रहे हैं कि सरकार संगठन पे डाल दे, मतलब सेना सरकार पे डाल दे और सरकार सेना को बोल दिया, सरकार बोले कि नहीं हम वहां पर देखेंगे कि भाई वहां पर गाजा के अनदेखी ना हो, हम वहां पर नजर रखेंगे। मुझे लग रहा है कि अब 8 फरवरी आने दीजिए, अभी अंदर लावा उभर रहा है, अभी तो ज्वालामुखी पाकिस्तान में फटने वाला है, 8 फरवरी उसके बाद समझ में आएगा। बिल्कुल, उसके बाद सामने आ जाएगी। उसमें ये मुद्दा और जुड़ जाएगा। अब जरा मोहसिन नकवी वाला बयान सुना देते हैं। देखिए क्या किया अभी ट्रंप ने, क्या किया, ईरान के लोगों को कैसे उकसाया, लगे रहो प्रदर्शन करते रहो, हेल्प इज कमिंग, हमारे ऐसी पाकिस्तान ने बांग्लादेश के साथ कर दिया। बांग्लादेश ने कहा हमारे लोगों की सुरक्षा की गारंटी नहीं है, भारत में भी T20 वर्ल्ड कप होने वाला है इंडिया और श्रीलंका में, हमारे मैच श्रीलंका शिफ्ट कर दिए जाए। आईसीसी के पास 2 बार गया, आईसीसी ने वोटिंग कराई, कहा कि नहीं आपकी, और हमने टेक्निकल असेसमेंट कराया आईसीसी ने और बीसीसीआई ने, उन्होंने कहा ऐसा कोई खतरा आपकी टीम के मेंबर्स के ऊपर नहीं है, आपकी मांग पर वेन्यू नहीं बदले जा सकते। बांग्लादेश अड़ा रहा, डेडलाइन खत्म हो गई, बांग्लादेश T20 टूर्नामेंट से बाहर हो गया, अब बांग्लादेश नहीं खेलेगा वर्ल्ड कप। पाकिस्तान ने उस वक्त ये बयान दिया था कि अगर बांग्लादेश को नहीं खिलाया तो हम भी नहीं खेलेंगे। तो जब बांग्लादेश ऑफिशियली बाहर हो गया तो इनके जो वो ये जो है मोहसिन नकवी, इनके होम मिनिस्टर भी हैं और पीसी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन भी हैं, ट्रॉफी चोर, ट्रॉफी वाले, ट्रॉफी लेकर भाग गए थे दुबई से। इनसे पूछा आप साहब क्या करोगे आप, आपने तो कहा था हम बाहर हो जाएंगे, ये होम मिनिस्टर है, उन्होंने कहा देखिए अब ये तो सरकार को तय करना है ना, तो सरकार जो फैसला करेगी वो हम कर देंगे। अब इनको कौन याद दिलाएगी, आप ही सरकार है, सरकार तो आप ही है, आपने क्या तो इन्होंने बांग्लादेश के साथ भी वही कर दिया, बांग्लादेश को वर्ल्ड कप से बाहर कराया, और खुद अभी तक कोई ऐसी सूचना नहीं है दूर दूर तक कि पाकिस्तान विड्रॉ करने वाला है, अभी तक पाकिस्तान वर्ल्ड कप खेल रहा है। मेरा ख्याल है बांग्लादेश के साथ ज्यादती हुई है, और मैंने आईसीसी की बोर्ड की मीटिंग में भी यही कहा था, आप डबल स्टैंडर्ड्स नहीं कर सकते हैं कि एक मुल्क के लिए आप कहें कि जी जो मर्जी जब मर्जी फैसला कर ले और दूसरे मुल्क के लिए टोटली ऑपोजिट फैसला करें। और इसीलिए हमने ये स्टैंड लिया है कि बांग्लादेश के साथ ज्यादती हो रही है, बांग्लादेश को हर सूरत में वर्ल्ड कप को में उनको खिलाना चाहिए, वो एक बड़ा स्टेक होल्डर है और उनके साथ ये ज्यादती नहीं होनी चाहिए। देखें, अगर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कहती है कि नहीं खेलना तो वो 22वीं टीम ले आए, फिर जो भी आएगी, बट ये फैसला गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने करना है। 22वीं टीम तो आ गई, 22वीं टीम तो वो है, उनकी जगह तो स्कॉटलैंड आ गई, तो आपकी जगह भी दो तीन नाम चल रहे हैं कि अगर पाकिस्तान ने विड्रॉ कर ले तो कौन सी टीम खेलेगी। हम लोग के पास उसके पास टीम की कमी नहीं है, T20 के पिछले उसमें वो तो वैसे भी रैंकिंग के हिसाब से अपने आप हो जाता है। आ जाएगी। इसमें 2 बातें हैं, एक तो बांग्लादेश ने अगर पहले कहा होता, जब ये टूर्नामेंट तय हुआ कि भारत और श्रीलंका मेजबानी करेंगे, उस समय अगर बांग्लादेश कहता कि हमारे खिलाड़ियों की सुरक्षा नहीं है और हमको न्यूट्रल वेन्यू दीजिए, तो उसका पॉइंट जस्टिफाइड हम लोग मानते कि भारत भी इस वजह से नहीं जाता है पाकिस्तान। उसने एक रिएक्शन में कहा, जब मुस्तफिजुर रहमान को आईपीएल से निकाला गया और शेड्यूल तय हो गए थे, ये सारी चीजें तय हो गई थी कि आप जिस ग्रुप में हो उस ग्रुप के 4 मैच होने हैं और 4 मैच भारत में होने हैं, वो एक्सेप्ट कर लिया था आपने एक रिएक्शन में जब मुस्तफिजुर को निकाला गया तो आपने कहा कि अब हम नहीं खेलेंगे, तो उस समय वेन्यू नहीं बदला जा सकता था। ये एकदम बहुत ही जस्टिफाइड पॉइंट है, बीसीसीआई और आईसीसी ने इस पर बहुत सोच समझ के ये फैसला किया कि आपका वेन्यू नहीं बदलेगा। आप जब वो डिस्प्यूट जो रेजोल्यूशन कमेटी है उसमें भी गए, आप डीआरसी में, वहां भी आपकी बात खारिज कर दी गई। तो ये हो नहीं सकता था कि टिकट बिक जाए, वेन्यू तय हो जाए, टिकट बिक जाए, उसके बाद आपके व्हीम्स पर जो है वेन्यू बदल दिया जाए, और वो नहीं बदला। अब जहां तक दूसरी पाकिस्तान की बात है, ये शहबाज शरीफ का इंतजार हो रहा है कि दावोस से लौट के आए, जहां वो गए, आपने कहा वो बोर्ड ऑफ पीस में जाकर के साइन वाइन के वहां से लौट के आए, तो वो डिसाइड सारी चीजें उन्हीं पर ठीकरा फोड़ना है। देखिए, बोर्ड ऑफ पीस का ठीकरा भी सेना ने उनके ऊपर फोड़ दिया कि आप डिसाइड करेंगे, सरकार डिसाइड करेगी, जबकि सरकार सेना चला रही है, आसिम मुनीर चला रहे हैं। लेकिन बोर्ड ऑफ पीस का ठीकरा फूट गया शहबाज शरीफ पर। अब ये इसका फैसला है, वो भी शहबाज शरीफ पर फोड़ो। ये मोहसिन नकवी अब ये कह रहे हैं कि वो आएंगे तो वो डिसाइड करेंगे। ये डिसाइड
डिसाइड नहीं कर सकते। एक तो ऐसे बांग्लादेश बोर्ड बर्बाद होने जा रहा है, अगर 4 मैच आप नहीं खेलेंगे बर्बादी होगी, पाकिस्तान नहीं खेलेगा तो पाकिस्तान भी ये बर्बाद विड्रॉ होगा। करेगा तो इनको भी तो बहुत नुकसान होगा। आईसीसी ने बहुत स्पष्ट बोल दिया, अगर पाकिस्तान बाहर होगा तो पाकिस्तान को क्रिकेट से बैन करेंगे, एशिया कप से बाहर कर देंगे, और पाकिस्तान में जो क्रिकेट प्रीमियर लीग होता है उसके लिए जो विदेशी खिलाड़ी को एनओसी दी जाती है वो बंद कर दी जाएगी, और सारी द्विपक्षीय सीरीज जो 5 साल के लिए बैन कर देंगे, और जो पाकिस्तान को पैसा मिलता है आईसीसी से वो भी बंद कर दिया जाएगा। तो ये विड्रॉ करेगा तो पाकिस्तान क्रिकेट बर्बाद हो जाएगा, बैन नहीं कर देंगे तो बाहर कर देंगे। पाकिस्तान की बात स्पष्ट कर बोल रहे हैं, दिया है। एक बयान हालांकि हमारी पॉलिटिक्स से जुड़ा हुआ है राकेश जी, लेकिन यहाँ चर्चा चली तो मैं सुनाता हूँ, क्योंकि फिर ये अब कहेंगे विजय जी कितने लोग ढूंढ के लाए कांग्रेस पार्टी। यार ये सवाल कांग्रेस से पूछना चाहिए आपको, राशिद अल्वी साहब। नहीं, मुझे प्रोग्राम की चिंता, क्योंकि सारा प्रोग्राम उसी पर चला जाएगा यदि आप कांग्रेस के नाराज नेताओं के ऊपर बात सुनिए, करें। तो ये तो नाराज हैं, लेकिन ये बात और ये कही भी इन्होंने मुस्लिम कुछ नेता और हैं। इंपॉर्टेंट, और ये तीसरे मुस्लिम नेता हैं कांग्रेस पार्टी के, राशिद अल्वी राकेश जी। इन्होंने ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल उठा दिया। 26 जनवरी है कल, नेता भी हैं। ऑपरेशन सिंदूर की फॉर्मेशन में हवाई जहाज उड़ेंगे, ऑपरेशन सिंदूर की झांकी निकाली जाएगी, और उससे पहले कांग्रेस पार्टी के नेता पूछ रहे हैं कि आपने ऑपरेशन सिंदूर किया क्यों था, हासिल क्या किया, केवल कुछ इमारतें गिराने के लिए किया था, कि वहां जितने आतंकवादी सरगना थे वो तो जिंदा घूम रहे। बयान सुनने। ऑपरेशन सिंदूर का मकसद क्या था? भारत सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर क्या सिर्फ चंद इमारतें तोड़ने के लिए किया था? आज भी वो तमाम आतंकवादी जो भारत के अंदर आके आतंक फैलाते हैं पाकिस्तान में जिंदा हैं। हाफिज सईद जिंदा है, सलाउद्दीन जिंदा है, दाऊद इब्राहिम जिंदा है। ये बात उनकी ठीक है कि वो आतंकवादी जो है, वो सरगना जो है वो जिंदा है, लेकिन उन्हीं के हेडक्वार्टर पर तो जाके बम गिरे, मिसाइलें गिरी। और एक खबर तो हमने आपको बार बार यहां दी है कि जो मुरीदके में हमला किया गया था भावलपुर में, हाँ ये दूसरा मसूद अजहर के बारे में इंटेलिजेंस थी कि वो वहां है, सर उसके बारे में इंटेलिजेंस थी कि वो वहां है। वो तो ऐसे ऑपरेशंस में कभी भी कुछ हो जाता है, चंद मिनट से उसकी जान बची है, नहीं तो उसी को मारने का इरादा था उस दिन। लेकिन कांग्रेस का नेता पूछ रहे हैं कि आपने क्या इमारतें गिराने के लिए ऑपरेशन सिंदूर किया? नहीं, एक बड़ा प्रश्न तो ये है कि राशिद अल्वी जी को ये कैसे पता है कि दाऊद इब्राहिम जिंदा? एक बड़ा प्रश्न है ना, आपको कैसे पता कि पाकिस्तान में दाऊद इब्राहिम भी जिंदा है? उसके मरने की खबर नहीं आई, यही कहा जा सकता है, क्या कहें। दूसरी बात, क्या कांग्रेस शासनकाल को भूल गए हम कि जब आतंकवादी हमला हुआ था और चिदम्बरम जी की तरफ से डोजियर जो सौंपा गया था पाकिस्तान पे, उस पर कितनी भद्द पिटी थी भारत सरकार की, ये हमें नहीं भूलना चाहिए। उसके बाद कितने आतंकी हमले हुए, सीरियल बम ब्लास्ट हुआ, हमने क्या कार्रवाई की? कम से कम भारत सरकार की तरफ से लगातार, चाहे पुंछ का हमला हो, उरी का हमला हो या पहलगांव का हो, भारत सरकार लगातार जवाब दे रही पाकिस्तान को। और दूसरी सबसे बड़ी उपलब्धि ये है कि आज विश्व के मंच पर पाकिस्तान को आतंकवाद को पोषित करने वाला देश निरूपित करने में ये सरकार सक्षम साबित हुई है। तो आप ये कह रहे हो कि दीवारें गिरा दी गई, दीवार किसकी गिराई गई? क्या किसी जनमानस की गिराई गई? ऑपरेशन सिंदूर में साफ कहा गया था कि जनता को नुकसान करना हमारा उद्देश्य नहीं है, लेकिन आतंकवादी कैंप, आतंकवादियों को हम किसी भी हालत में नहीं छोड़ेंगे, चाहे वो जहां छुपे हो। और जिसका जिक्र आप कर रहे हैं यही हुआ है ऑपरेशन सिंदूर में। और अभी भी भारत सरकार ने ये कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है, जरूरत पड़ने पर ऑपरेशन सिंदूर को फिर से ऑपरेट किया जाएगा। अब मैं खबर आपको ईरान की बता दूं। देखें, ईरान के ऊपर हमला करने की तैयारी तो अमेरिका ने सारी पूरी कर ली है। उसने अपना जंगी बेड़ा भेज दिया है वहां पर, उसका एयरक्राफ्ट कैरियर पहुंच गया है, उसके हवाई जहाज जो है वो तैनात हो गए, सब कुछ हो गया है। लेकिन मैं पहले आपको भारत से जुड़ी खबर बताता हूं ईरान की, क्योंकि ये फिर डिप्लोमेसी का बड़ा महीन खेल होता है। हमने एक जो फैसला किया वो क्यों किया, ये बात करेंगे। पहले संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में, ह्यूमन राइट्स काउंसिल में एक रेजोल्यूशन लाया गया एक वेस्टर्न कंट्री की तरफ से कि जिस तरीके से आंदोलन को कुचला गया ईरान में, उसकी निंदा की जाती है। भारत ने इसके खिलाफ वोट किया, मतलब हमने ईरान के पक्ष में वोट किया। इसमें जो वो आप गोला दिख रहे हैं ना, उसमें नो, हमने नो लिखा है उसमें अपने, यस और नो। भाई हम इस रेजोल्यूशन के साथ हैं या खिलाफ हैं, यस और नो में वोटिंग होती है। भारत ने नो में जवाब दिया अपना। अच्छा, इसमें हमारे साथ कौन देश है? इसमें चीन है, पाकिस्तान भी है, और एक 3-4 और देश है, मुझे लगता है रूस भी इसके अंदर होगा। बाकी पूरी पश्चिमी दुनिया ने यस में वोट दिया और ये प्रस्ताव पास ही होना था, पास ही हुआ। निंदा प्रस्ताव ईरान पर पास ही होना था, लेकिन हमने फिर भी इसके खिलाफ वोट किया। मतलब हम ईरान के साथ खड़े हुए। अब याद कीजिए, अभी आप वो जो मामला चला चाबहार पोर्ट वाला, कि चाबहार पोर्ट से भारत ने एग्जिट कर लिया, उस वक्त भी लोगों ने पूछा क्या ईरान का साथ हमने छोड़ दिया है? अगर साथ छोड़ दिया तो फिर हम इस रेजोल्यूशन के साथ क्यों खड़े हैं?
तो कोई तो ऐसी बात है, मतलब हम ईरान के साथ एक डोर बांधे हुए चल रहे हैं अभी भी, ये जब दुनिया ये मान के चल रही है कि ट्रंप हमला करेंगे ईरान पर। बिल्कुल ठीक बात है। और वो एक हमारा ईरान के साथ ऐसे ही रिश्ता रहा है थोड़ा सा, क्योंकि हम उनके साथ नहीं छोड़ते हैं, रहे हैं, अक्सर ऐसे मौके आए हैं। और ईरान ने वैसे कोई बहुत बड़ा फ़ायदा किया हो हिंदुस्तान का, ऐसा नहीं किया। यदि चाबार पोर्ट को देख लें, उससे पहले जो गैस पाइपलाइन थी वो भी हमें उस तरह से विड्रॉ करना पड़ा, उसमें से निकलना पड़ा है। लेकिन भारत ईरान के साथ एक जो सांस्कृतिक रिश्ते हैं उसकी दुहाई देते हुए एक छोटी सी बात कह दूं सर, क्या इसका मतलब ये है कि हमारी असेसमेंट ये है कि ईरान में खामनेई जो सरकार कहीं नहीं जा रही, वो कहीं नहीं जा रही, वही है उसका डिप्लोमेटिक तरीका वही है। और फिर वो जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है उसके साथ भी खड़ा रहना चाहती है, क्योंकि उसको लगता है कि खामनेई के खिलाफ खड़ा होना भी एक अलग तरीके की राजनीतिक जंग है। खामनेई ने मदद भी मांगी थी, जैसे अमेरिका की तरफ से धमकाया गया, तो लेकिन ईरान के साथ हम लोग साथ ही खड़े रहे हैं अक्सर। 90% इनके राजदूत ने भारत को धन्यवाद भी दिया। मतलब हम ये मान के चल रहे हैं कि भाई खामनेई सरकार रिजीम चेंज नहीं हो रहा रिजीम चेंज ईरान के अंदर। और ये जो हो रहा है वो ईरान के इंटरनल अफेयर्स में एक हस्तक्षेप है, और ये अमेरिका की आदत है, दूसरे वेस्टर्न पावर्स की भी। वो किसी दिन हमारे इंटरनल अफेयर्स में हमेशा दखल देते रहते हैं, हमारे यहाँ माइनॉरिटी पर क्या हो रहा है इसको लेकर के उनके यहाँ से रिपोर्ट्स तैयार होती रहती हैं। तो भारत ये मान के ये जवाब दे रहा है, इसने ये भारत ने अभी जो नो इस रेजोल्यूशन पर वोट किया, ये मान के दे रहा है। एक बहुत सैद्धांतिक लाइन भी है कि आप इंटरनल अफेयर्स और उसको अमेरिका रूस की लाइन को भी देख रहे हैं ना, हम रूस के साथ खड़े कितनी बार लोगों ने ऐसे नहीं सर, लेकिन जो वहां अपराइजिंग थी वो पॉपुलर अपराइजिंग थी और उसमें हजारों लोग मारे गए। देखिए उसमें 3 आंकड़े आए हैं सौरभ भाई। लेकिन पहला आंकड़ा है ईरान की तरफ से कि 3100 लोग वहां मरे हैं, पहला आंकड़ा। दूसरा आंकड़ा एक एजेंसी ने दिया है कि 5000 लोग मरे। लेकिन अमेरिका की एजेंसी कह रही है कि 25000 लोग मरे। अमेरिकी की एजेंसी है वो ह्यूमन राइट न्यूज एजेंसी जो है, जिसने 5000 कहा है, 4700 सिविलियन मरने की बात कही है। तो ट्रंप ने मरवा दी है ना सबको। सड़क पर उतरो, 8 बजे सड़क पर आओ, 6 बजे सड़क पर आओ। रजा पहलवी बैठे हुए अमेरिका में, तो बाद में आए, लोग उतरे, तब नहीं मारा जा रहा। वैसे इसका एक पॉलिटिकल कंट्राडिक्शन ये है कि यहाँ पर बुर्का हटाओ अभियान चलाओ, वहां जो बुर्का हटा रहे हैं उनके साथ मत खड़ो। उनके साथ मत खड़ो, बिल्कुल सही। मतलब ये सरकार जिन फैक्टर्स को ध्यान में रख के करती है फैसला, वो हम लोग बात कर रहे हैं। तो वो उसमें वो आपने वही बताया ना कि मतलब हम ये देख रहे हैं कि ईरान वो ठीक है, जो अभी ईरान में जो सत्ता में है वो है। दूसरी तरफ उसके खिलाफ हम नहीं जा, दूसरा रूस के साथ भी हम खड़े हैं। अमेरिका और रूस में से यदि देखें रूस ईरान के साथ खड़ा, तो इसलिए $1.5 अरब का